देखिए, हमारे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, तो इसमें से 3 कैटेगरी बनाते हैं हम लोग। ये 3 कैटेगरी हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में। मैं 14 से आपको बताता हूँ। जैसे 543 में 200 सीटें ऐसी है जहाँ सीधे भाजपा और कांग्रेस का टक्कर होता है। जी, वो 200 सीट 2014 और 2019 में दोनों चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में भारी पड़ी है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी 39% वोट पे जा सकती है इस बार के इलेक्शन में, वो 243 सीटों पे जहां उसका रीजनल पार्टी से फाइट है। कांग्रेस भी लगभग 8 से 8.5-9% के करीब वोट ला सकता है। हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकसभा चुनाव के लिए, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का 400 सीट और सिर्फ बीजेपी का 370 सीट जीतने का नारा दिया है। तो उन्होंने ये उम्मीद जताई है, भरोसा जताया है कि इस बार देश उन्हें एनडीए को 400 सीट और सिर्फ बीजेपी को 370 सीट देगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीट पाया था पूरे देश से, यानी कि पिछले बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में कुल 67 सीट ज्यादा का नारा दिया है और उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि इस बार देश उन्हें देगी, यानी 370 सीट बीजेपी को मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है? संभव है। और अगर हो सकता है तो देश के किस राज्य से बीजेपी को ये सीट मिलेगी? तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। तो इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत रोचक होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा वोट मिला था, परसेंटेज पूरे देश से। और इस बार मोदी जी ने 50% वोट पाने का लक्ष्य रखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश से। तो पिछली बार से कहीं ज्यादा है उनकी ये इच्छा। हालांकि जिस समय कांग्रेस को 400 सीट मिला था, वो 84 की बात है जब इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी को 400 सीट मिलने के बावजूद पूरे देश से करीब 44% ही वोट मिला था। तो इस बार मोदी जी 50% वोट मांग रहे हैं, चाह रहे हैं। तो इसी का विश्लेषण करेंगे, खोजबीन करेंगे कि भारत के किस किस राज्य से गुंजाइश है बीजेपी को सीट गेन करने का। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां बीजेपी गेन कर सकती है, जहां उसके लिए चांस है, जहां उसके लिए नंबर है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी राज्य का 20 सीट है और बीजेपी ने 15 ही जीता है पिछली बार, तो 5 सीट जो बचा, जो पिछली बार नहीं जीती, वो 5 सीट जीतने का चांस, गुंजाइश बीजेपी को इस इलेक्शन में है। तो वैसे राज्यों की गणना मैं करूंगा और ये एक खोज करूंगा या खोज करेंगे हम कि ये 67 सीट बीजेपी को कहां से आ सकता है, किस किस राज्य से गुंजाइश है 67 सीटों का। मैं एक बात यहां बता दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ बीजेपी की 370 सीट के लिए बना रहा हूं, एनडीए का नहीं। मतलब बीजेपी के 67 सीटों की खोज मैं करूंगा इस वीडियो में, एनडीए का सीट मैं काउंट नहीं करूंगा। तो इससे पहले कि मैं 67 सीट का खोज करूं बीजेपी का, पहले ये इंश्योर करना होगा हमें कि जो पिछली बार की 303 सीटें थी वो इंटैक्ट रहेगा बीजेपी के पास, यानी वो सीटें यथावत रहेगी, तभी तो 67 सीट जोड़ के 370 सीट बीजेपी पाएगी। तो पिछले चुनाव में 303 सीट जो बीजेपी को मिला, उसमें ऐसा क्या फैक्टर है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीटें कम नहीं होंगी बीजेपी की। 303 सीटें इंटैक्ट रहेगी, यथावत रहेगी, वो कम नहीं होगी। इसके लिए हमें एक नजर डालना पड़ेगा पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा जीते गए सीटों के कुछ फैक्ट्स पर, कुछ ऐसे तथ्यों पर जो ये विश्वास दिलाएंगे हमें कि ये सीटें कम नहीं होंगी 303, यानी बीजेपी अपनी गिनती 303 सीट के बाद से शुरू करेगी। तो एक नजर जल्दी से डालते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विनिंग मार्जिन का, वोट परसेंट का, और किस किस पार्टी के खिलाफ बीजेपी को ये सीटें मिली, एक नजर डालते हैं उसका। दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार और अपने यूट्यूब चैनल आशीष वाणी में आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसा पिछले वीडियो को आपने पसंद किया है, मेरे इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन दबाइए और कमेंट करते रहिए और मुझे गाइड कीजिए, इनकरेज कीजिए, बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, फिर मैं उस हिसाब से अपने वीडियो को और बेहतर बना सकता हूँ। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, हमारे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, तो इसमें से 3 कैटेगरी बनाते हैं हम लोग। ये 3 कैटेगरी हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में। मैं 14 से आपको बताता हूँ। जैसे 543 में 200 सीटें ऐसी है जहाँ सीधे भाजपा और कांग्रेस का टक्कर होता है। जी, वो 200 सीट 2014 और 2019 में दोनों चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में भारी पड़ी है। देश की 200 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 49.7% था। जी हाँ, 49.7% 2014 में बीजेपी का। कांग्रेस का वोट शेयर
31.8%, 31.8% था 2014 में। तो इस लिहाज से 2014 में बीजेपी को ये 200 जो लोकसभा सीट है उसमें से 171 सीट पे विजय मिली, जबकि वोट शेयर था 49.7%। और कांग्रेस को जिसने 31.8% वोट लिया था उसे मिली थी 20 सीटें, और अन्य दल जिन्हें 18.5% वोट मिला था उस पर 9 सीटें मिली थी। ये 2014 की बात। फिर 2019 में इसी 200 सीट का मैं आकलन आगे बढ़ा रहा हूँ। 2019 में इसी 200 सीट पे जहां कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हुई है, ये 200 सीट पे वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा। वो वोट परसेंटेज बढ़ के हो गया करीब 55.7% 2019 में इन 200 सीटों पे, जहां डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर था। और कांग्रेस का वोट शेयर गिरा। कांग्रेस को 31.7%, 2014 में 31.8% था, 2019 में ये थोड़ा सा गिरा 31.7% हुआ। और जबकि अदर्स का जो अन्य दल है उनका भी वोट परसेंट गिरा, उनका 13% के करीब उन्हें वोट मिला 2019 में। तो इस हिसाब से सीटों की अगर बात करूं तो 2019 में इस बढ़े हुए वोट परसेंटेज के साथ 200 सीटों में बीजेपी को 185 सीटें मिली थी। वोट परसेंटेज भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। कांग्रेस सिर्फ 9 सीट पे आई थी, यानी कि पिछली बार जो उसे 20 सीटें मिली थी वो 11 सीट घट के वो सिर्फ 9 सीट पे आ गई 2019 में। वोट परसेंटेज भी गिरा, सीट भी गिरा। और जो अदर्स है, जो रीजनल पार्टियां हैं, जो अदर पार्टीज है, उन्हें सिर्फ 6 सीटें मिली 2019 में। ठीक है, अब 2024 की बात करता हूँ। इसी 200 सीटों की जो आकलन है, जो इस रेशियो को बढ़ाते हुए जो निकाला गया आकलन, और प्लस वहाँ के लोकल सर्वे, पॉलिटिकल पंडित जो बैठते हैं टीवी वगैरह पे या अपना जो कॉलम निकालते हैं, उन लोगों की जो एनालिसिस है, उन लोगों के जो विश्लेषण है, उसके हिसाब से 2024 में इसी 200 सीटों में बीजेपी का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। वो परसेंटेज करीब 55.4% होने का अनुमान है अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है 200 सीटों में। ठीक है, और कांग्रेस थोड़ा सा और डाउन होगा और उसे लगभग 32% के आसपास वोट आएगा। ये एक अनुमान है 2024 के लिए। पिछले 2014 और 19 के जो इलेक्शन का जो सार है, वो जो समीकरण है, उसको देखते हुए, और ये अनुमान ऐसा ही नहीं है, क्योंकि इस बार का जो कांग्रेस पार्टी है, 2024 का जो कांग्रेस पार्टी है, वो 2014 और 2019 से भी कमजोर। अच्छा, कमजोर तो 14 और 19 में भी था, लेकिन इस बार 14 और 19 से भी कमजोर स्थिति कांग्रेस की है। इसलिए इस बात को बल मिलता है कि कांग्रेस का वोट शेयर और सीट दोनों घटेगा 24 में, और बीजेपी का बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास उपलब्धियों का एक लंबा किताब है। बहुत सारी ऐसी उपलब्धि है, सारी को छोड़िए, सिर्फ राम मंदिर को दिमाग में लेके चलिए और 370 को लेके चलिए, ये वोट परसेंटेज आपके समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो कांग्रेस का मैंने वोट परसेंटेज बताया 2024 का, और अन्य दलों का करीब वोट परसेंटेज तो उनका भी गिरेगा 11.1%। उनको जो अन्य रीजनल ही है, नेशनल पार्टी तो बस कांग्रेस बीजेपी या बाकी जो अन्य दल वो रीजनली मान के चलिए आप, तो उनका भी वोट परसेंटेज इन 200 सीटों पे गिरे के 11% होगा। तो इस हिसाब से सीटों की अगर बात करूं तो 186 के आसपास का सीट इस 200 सीटों में बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। वाह, क्या सीन है। लगभग 13 से 14 सीट बीजेपी को, कांग्रेस को आएगा। अन्य दल को इस बार कोई सीट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, वो इस समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो रही है। तो इस दो पार्टियों के बीच ही ये 200 सीटों पे जो 14 से लेकर लड़ाई अभी तक चला आ रहा है, बीजेपी को ही फायदा हो रहा है इन 200 सीटों पे। चलिए, बाकी अब बचता है 343, क्योंकि 200 सीट मैंने निकाल दिया 543 में, तो बचता है 243 सीटों में। अगर मैं 200 कांग्रेस का सीट मैंने निकाल दिया तो इधर अब बच रहा है, तो 343 में 243 सीट ऐसा है जहां बीजेपी को रीजनल पार्टियों से टकराव हुआ है। वहाँ कांग्रेस नहीं, वहाँ रीजनल पार्टी से, जैसे बिहार में आरजेडी वगैरह है, यूपी में एसपी है, बंगाल में तृणमूल है। तो इस तरह से जो 243 सीट ऐसा था जहां बीजेपी लोकल पार्टी से, रीजनल पार्टी से टकराई, वहां टक्कर बराबर का रहा है। वहां बीजेपी थोड़ा सा पीछे रही है, कमजोर रही। उसमें आप देखिए वोट परसेंटेज 14 और 19 का कैसा रहा है। 2014 में इन 243 सीटों पे बीजेपी को करीब 26.6% वोट मिला था। रीजनल पार्टियों के खिलाफ बीजेपी को 26.6% वोट मिला था। वो कांग्रेस को वहीं 11.1%, 11.1% वोट 243 सीटों पे जहां बीजेपी रीजनल पार्टी से लड़ रही है, वहां भी कांग्रेस 11.1% वोट लाने में सफल रही। जबकि जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी
का वोट परसेंटेज तो बहुत ज्यादा था, 62.4% था। 2014 की बात कर रहा हूँ। तो रीजनल पार्टी वहाँ भारी पड़ी थी बीजेपी पे। सीटों की बात करूँ तो 2014 में इन 243 सीटों में बीजेपी को 108 सीट मिला था, 108 बीजेपी को। कांग्रेस को 11 सीट मिला था, जबकि जो अदर्स रीजनल पार्टी हैं उनको 124 सीट मिला था, 124। जी हाँ, ये 14 की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, 2019 में भी यहाँ बीजेपी का वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ, बढ़ा है इन 243 सीटों पे जहां बीजेपी रीजनल पार्टी से लड़ रही है। तो वहां उसका वोट परसेंटेज क्या है, तो यहाँ उसका वोट शेयर बढ़ के 35.5% हुआ था। 2019 की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और कांग्रेस का वोट शेयर वहाँ गिरा, बीजेपी का बढ़ा, कांग्रेस का गिरा। कांग्रेस का वोट शेयर 8.9% था इस 243 सीटों पे। जी हाँ, और अन्य दलों का भी वोट परसेंटेज गिरा। जो रीजनल पार्टियां हैं उनका 55.8% वोट था इन 243 सीटों में। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। अब सीटों की बात करूं तो बीजेपी को यहाँ सीट बढ़ा, 2019 में 118 सीट मिला, ठीक है। कांग्रेस 10 सीटों पे आई थी और अन्य के खातों में 115 सीट गया था 2019 में। यानी बीजेपी का वोट परसेंटेज लगातार हर चुनाव में बढ़ रहा है, सीट भी बढ़ रहा है, ठीक है। और 2024 की अगर बात करूं, जो इस बार का जो अंदाजा है, जो पॉलिटिकल पंडित लोगों जैसे मैंने बताया, उनकी बातों को अगर मैं ध्यान में रखकर अगर बताऊं तो वोट परसेंटेज जो 2024 में होने वाला है उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी 39% वोट पे जा सकती है इस बार के इलेक्शन में, वो 243 सीटों पे जहां उसका रीजनल पार्टी से फाइट है। कांग्रेस भी लगभग 8 से 8.5-9% के करीब वोट ला सकता है इन जगहों पे, ठीक है। और अन्य दल भी जो रीजनल पार्टियां हैं उन्हें 51.9% वोट मिलता दिख रहा है इस इलेक्शन में, जहां 243 सीटों पे जहां बीजेपी और रीजनल पार्टियों का टक्कर है। और सीटों की बात करूं तो बीजेपी को इन 243 सीटों में करीब 122 सीटें मिल सकती है अभी इस इलेक्शन में। कांग्रेस को भी 22 सीटें मिलती दिख रही हैं इस वोट परसेंटेज के आधार पे, और अन्य दल 100 के आसपास रह सकता है, 99 से लेकर 100 तक। ये 2024 का एक आकलन है पीछे दो चुनाव को देखते हुए। तो ये स्थिति है बीजेपी लोकल पार्टी से जो लड़ रही है 243 सीटों पे। अब बचता है 100 सीट। 100 सीट ऐसा है जहां बीजेपी की नहीं चलती है, नहीं चली न 14 में न 19 में। वो 100 सीट रीजनल पार्टी और कांग्रेस के टकराव के कारण ही बीजेपी बाहर है। बीजेपी को वहां गेन नहीं हुआ है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां ही वहां पे सीटें लेती रही। 2014 में अगर आप इसका परसेंटेज निकालिए तो बीजेपी का वोट शेयर बहुत ही कम, बहुत पुअर था, 7.3% था 2014 में इन 100 सीटों पे जहां बीजेपी की बिल्कुल नहीं चलती है। वहां रीजनल पार्टी और कांग्रेस ही हावी रहता है। तो वहां 2014 में 7.3% वोट बीजेपी को मिला था उन 100 सीटों पे। कांग्रेस बेहतर स्थिति में थी, कांग्रेस को लगभग 14.7% वोट मिला था उस 100 सीटों पे। और अन्य दल जो कि रीजनल पार्टियां हैं वो तो बहुत शानदार परफॉर्म किया था, उन्होंने 78% वोट लाया था, करीब 75 से 78% वोट उन 100 सीटों पे जहां बीजेपी की नहीं चलती है, रीजनल पार्टियां हावी रही। 2014 की बात। 2019 की बात करूं अगर तो 2019 में इन्हीं 100 सीटों पे जो बीजेपी का वोट परसेंटेज था वो वैसा ही था, 5.8% था। यानी कि इन 100 सीटों पे बीजेपी की चलती ही नहीं। कांग्रेस 19% वोट लाई थी इन 100 सीटों पे, और अन्य दल लगभग 75% वोट शेयर के साथ टॉप पे थी। तो अन्य जो 100 सीटों पे अन्य दल हावी हैं वो पूरी तरह हावी। 2019 में तो इन 100 सीटों पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, एक सीट भी नहीं आया बीजेपी का इन 100 सीटों पे। जी हाँ, कांग्रेस 33 सीट पे आई थी, सोचिए। और जो अन्य है यानी लोकल पार्टियां हैं उन्हें 67 सीटें मिली। यानी इन दो पार्टियों ने ही 100 सीटों को बांट लिया आपस में, बीजेपी का ठेंगा दिखाया। 15,000 तेरे, 15,000 मेरे। लेकिन अगर 2024 की बात करूं तो मैं घूम फिर के फिर बीजेपी की उपलब्धियों पर ही आकलन करूंगा। जो उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5 साल में उसको देखते हुए, बहुत सारी उपलब्धियों को देखते हुए, जिसमें मैं फिर से मेंशन करूंगा राम मंदिर और 370 प्लस। कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा ड्रॉबैक वाला बात नहीं हुआ जिससे बीजेपी का वोट गिरे, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो मैं यह मान के चलूंगा कि इस बार 2024 में इन 100 सीटों पे बीजेपी बेहतर परफॉर्म करेगी। और आंकड़े भी जो पिछले बार को देखते हुए निकाला जा रहा है कुछ ऐसा ही बता रहा है। अब देखिए आप, बीजेपी 11.2% वोट शेयर कर सकती है उन 100 सीटों पे जहां वो वीक रहती है, जो कि पिछले 5 साल में तो डबल ही है। पिछले चुनाव से इस बार में जो उसका वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, लगभग डबल हुआ है। कांग्रेस का वोट शेयर 16.5% के आसपास रह सकता है इस बार, 24 की बात कर रहा हूँ। और जो रीजनल पार्टियां अन्य दल है वो 72 सीटों पे रह सकती है। सीटों की बात करूँ तो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि बीजेपी इन 100 सीटों पर कुछ सीट ला सकती है, बट होप सो, उम्मीद तो करना ही पड़ेगा। तो इन 100 सीटों की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि इन 100 सीटों पर बीजेपी बहुत ज्यादा भी। अब दूसरी
दूसरे आंकड़ों पे चलते हैं। अब दूसरा एक फैक्ट्स देखिए, 2014 और 2019 के चुनावों में जो विनिंग मार्जिन है, जीत का जो परसेंटेज है या जीत का जो आंकड़ा है, वो जरा देखिए आप। 2019 में 2 लाख से अधिक मतों से जीतने वाले 236 उम्मीदवार में 164 बीजेपी के। जी 3 लाख से अधिक वोट से जीतने वाले उम्मीदवारों में 131 उम्मीदवार जिन्होंने 3 लाख के अंतर से ज्यादा से जीता था अपना चुनाव, उसमें 105 बीजेपी के थे। जी और बाकी जो 26 सीटें थी वो डीएमके वगैरह ने साउथ में बांट लिया। तो वोटिंग का आप हार जीत का वो मार्जिन देखिए आप। ये मार्जिन कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। ये मार्जिन ऐसा नहीं है कि आपका 5 साल में इतना कम हो जाएगा कि बीजेपी की सीटें कम हो जाएंगी, नहीं, ये अंतर बहुत ज्यादा है। आप देख लीजिए, मतलब लगभग 70-80% जो सीटें हैं जो बिग मार्जिन से जीती हुई है वो बीजेपी की है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कोई कारण कि इस 5 साल में वो इतना कम हो जाएगा कि बीजेपी 303 से बैक होगी। मतलब इन सीटों पर बीजेपी का सीट घटने का अनुमान बहुत कम है। भाजपा के उम्मीदवारों ने 44 सीटों पर 4 लाख से अधिक अंतर से जीत प्राप्त किया था पिछले बार। आप विनिंग मार्जिन देखिए, जीत होता है, बट 1 वोट से जीतिए, 5 वोट से जीतना, 1000 से जीतना और 5 लाख के वोट से जीतना, ये आपको ये बता रहा है कि ये इतना बड़ा मार्जिन है, वो 5 साल में कम नहीं हो सकता है, वो कम नहीं है। तो ये सीट इंटैक्ट रहेगा, वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। और देखिए 15 सीटों पर, ओनली 15 सीट पे 5 लाख से अधिक वोट मार्जिन से बीजेपी का विनर हुआ है प्रत्याशी। तो ऐसा कुछ कारण नहीं दिख रहा है कि बीजेपी का वोट देर गिरेगा या सीटें गिरेगी। तो मान के चल सकते हैं वो 303 सीटें इंटैक्ट रहेंगी। हो सकता है किसी एक जगह से वो बीजेपी हारे, कोई दूसरी जगह से जीत उसको मेकअप कर ले। वो 303 सीटों की बात मैं कर रहा हूँ, 67 सीटों की नहीं। और जहां तक इस बार के इलेक्शन का सवाल है, मतलब 24 का जो इलेक्शन है, इसमें जो अनुमान है, जो विश्लेषण है, वो आपका बीजेपी का जो वोट शेयर है, वो जहाँ पे बीजेपी ने ये जीत प्राप्त किया है, वो 55% से ज्यादा का चांस है इस बार का इलेक्शन में मिलने का। कांग्रेस 33% के आसपास रह सकती है, जबकि अन्य दल है वो 11.1% वोट के साथ इस इलेक्शन में परफॉर्म कर सकती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बता रहा है कि बीजेपी 303 पर ही रहेगी। अब उसकी जो गिनती होगी इस इलेक्शन में वो 303 सीट्स के आगे से होगी। अब 67 सीटें हमें देखना है, तलाश करना है इस इलेक्शन के लिए बीजेपी कहां से ला सकती है। तो चलिए हम राज्यवार देखते हैं, गणना करते हैं। पूर्व की बात करूं अगर मैं, पूर्वी भारत, तो असम को लेके 8 राज्य हैं पूर्व में। तो 8 राज्य में, लेकिन मैं इससे राज्य पे जाने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि बीजेपी की सीट वहीं से आएंगी जहां पर सीट खाली है, जो बीजेपी ने पिछली बार नहीं जीता। जहां बीजेपी ने ऑलरेडी सीट जीत लिया है वो तो 303 सीट में है, तो उसमें तो कुछ पाने के लिए है नहीं, तो उस सीट की गणना मैं नहीं करूंगा। तो भारत में 10 ऐसे राज्य हैं 2019 में जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया था, यानी वहां गुंजाइश नहीं है सीटें बढ़ने की। बीजेपी ने 2019 में क्लीन स्वीप 10 राज्यों में किया था। अब देखिए वो राज्य कौन कौन से। तो सबसे पहले तो वो 10 राज्य हमें निकालना पड़ेगा जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, जैसे गुजरात हुआ, आपका हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से जो 10 राज्य हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, तो वहां गुंजाइश नहीं है। जहां सीटें हैं जो पिछली बार बीजेपी ने नहीं जीता था, उसमें से हमें निकालना है कि यह सीट बीजेपी इस बार जीत सकती है या नहीं। तो पूर्व के राज्यों में मैं बता रहा था कि असम को लेके 8 राज्य होते हैं। तो असम में 14 सीट है, जिसमें से शायद 8 या 9 सीटें जीती थी पिछली बार। तो इस बार एक कार्यक्रम में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि इस बार असम से जो शायद 9 सीटें जीती थी पिछली बार बीजेपी ने असम में, 5 सीटों में सिर्फ 2 सीटों का दावा हेमंत बिश्व शर्मा खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 सीटें तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, 3 पर हमारा प्रयास रहेगा कि उसे भी हम जीते। यानी वो 5 सीटों जो बची हुई है असम में, 9 तो ऑलरेडी बीजेपी ने जीत लिया है, तो 5 सीटों में वो 2 सीटों पर ही दावा कर रहे हैं, 3 सीटों पे वो श्योर नहीं है। तो हम भी उस 2 सीटों को ही लेके चल रहे हैं। तो वो 2 सीट असम का, प्लस इधर आप सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व के 2 राज्य, ये तो ऑलरेडी क्लीन स्वीप, यहाँ से बीजेपी को गेन नहीं होने वाला है। तो बाकी जो सीटें बच रही हैं, जो राज्य बच रहे हैं, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, तो इस तरह के राज्यों को जोड़ के मैं सिर्फ 2 राज्यों से ही बीजेपी को सीटें मिलते देख रहा हूँ, एक मणिपुर, एक मेघालय। तो ये 2 सीटों को ही मैं काउंट करूंगा। बाकी तो अरुणाचल और सिक्किम तो वो क्लीन स्वीप है। असम में 2 सीटों को मैंने लिया है और 2 सीटें मैं और ले रहा हूँ, यानी पूर्व के राज्यों से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती है इस बार। अब आइए उत्तर में जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, जिसमें 3 ऑलरेडी बीजेपी के पास है। और इस बार जो रुझान, जो रिस्पॉन्स कश्मीर के लोगों से
देखने को मिला है, चाहे वो मोदी जी की रैली के थ्रू हो या फिर 26 जनवरी मनाना हो या फिर भारत की तिरंगा के साथ मार्च करना हो, ये सब जो एक बदलाव आया है कश्मीर में, इसको देखते हुए वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा ही बीजेपी का, सीटें भी बढ़ेंगी। तो 2 सीटें मैं मान के चलूंगा कि कश्मीर रीजन से बीजेपी को और मिल सकती है। तो 2 सीटें वहां से आपको आ सकती है, जम्मू कश्मीर। 4 सीटें मैंने पूर्व के राज्यों से लिया है, तो ये 6 होता है। कश्मीर के नीचे आइए, उत्तराखंड ऑलरेडी क्लीन स्वीप्ड है, हिमाचल क्लीन स्वीप्ड है। पंजाब की स्थिति इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसके बाद कांग्रेस को टेक ओवर किया आम आदमी पार्टी ने। बट दोनों ही पार्टी की स्थिति इस बार उतनी अच्छी नहीं। कांग्रेस के जहां बड़े बड़े लीडर्स पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और कांग्रेस का जो जनाधार गिरा है, जो वोट परसेंटेज पंजाब में गिरा है, हालांकि ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को ही हुआ है, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी खुद अभी बिखरी हुई है और वहाँ के जो लोकल जो नेता हैं जैसे राघव चड्ढा हो गए, वो अभी इस इलेक्शन के स्टार्ट होते ही पार्टी से एक तरह से कट गए, पार्टी के साथ वो है नहीं। और पार्टी की जो मुखिया सर्वे सर्वा है वो न्यायिक हिरासत में जाने वाले हैं, फिलहाल तो ईडी की कस्टडी में। तो पंजाब की स्थिति इस बार मुझे बीजेपी के अनुकूल लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी वहाँ एकदम से छलांग मार के 7-8 सीट जीत लेगी, ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो इक्वेशन बन रहे हैं, पब्लिक सभी जगह की एक जैसी ही होती है, एक जैसी ही सोचती है, वो उस पार्टी को वोट क्यों करेंगी? आम आदमी पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, जिसका मुखिया जेल में है, बाहर आने वाला नहीं है, और दूसरा उस तरह का कोई मुखिया उस पार्टी में है नहीं। तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ के लोग बहुत ज्यादा वोट करेंगे या कांग्रेस के लिए करेंगे। एकदम से तो वोट परसेंटेज गिरेगा नहीं, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है उसको देखते हुए मैं बीजेपी को 2 और सीटें पंजाब से उम्मीद करूंगा। 2 सीटें तो ऑलरेडी उसके पास है, 2 सीटें उसकी पंजाब में और बढ़ सकती है। तो इधर 4, 2, 6, 2, 8 सीट हुआ। अब राजस्थान पे आइए, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में 90% सीट ऑलरेडी बीजेपी के पास है। दोनों ही प्रदेश में 1-1 सीट बचता है। इस बार वो दोनों सीटें बीजेपी को आई। राजस्थान का जो 1 सीट बीजेपी ने नहीं जीता था पिछले इलेक्शन में, और मध्य प्रदेश का, वो दोनों ही सीटें इस बार बीजेपी को आने जा रही है। तो इसको भी आप जोड़ लीजिए तो 10 हो जाता है। हरियाणा ऑलरेडी सारा सीट बीजेपी का ही है। यूपी से बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी को, और होना भी चाहिए। यूपी में बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा रहा, स्ट्राइक रेट उसका 100% है। जितनी सीटों पे वो पिछली बार लड़ी थी सारी जीती थी। 62 सीटों पे लड़ी थी, 62 की 62 बीजेपी ने जीत ली थी, खुद की सीटें। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा, एनडीए में 2 सीटें और उसके आई थी, 64 सीटें मिला था एनडीए को यूपी से, बट बीजेपी ने 62 सीटें वहां प्राप्त की थी खुद के दम पे, और क्लीन स्वीप किया था, मतलब अपनी सारी सीटें जीती थी। इस बार वो 75 सीटों पे लड़ने जा रही है, 13 सीट अधिक लड़ने जा रही है। मैं 13 की 13 सीटों पर बीजेपी की जीत देख रहा हूँ। मैं कोई ऐसा कारण नहीं देख रहा यूपी में खासकर, क्योंकि मोदी योगी का जोड़ी और जो समीकरण वो सड़ चढ़ के बोल रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों को। हिंदू वोट की बात तो छोड़िए, मुस्लिम तक में उत्साह है योगी और मोदी को लेकर। आए दिन टीवी और समाचार पत्रों में वहाँ के लोग बताते रहते हैं, दिखता है, सब दिखता है। तो यूपी से मैं 13 सीटों को पूरा का पूरा उठाऊंगा, वो बीजेपी को ही आएंगी, जो ज्यादा सीटों पे वो लड़ रही है। तो इधर का अगर आप 10 सीट लीजिए, इधर का 13 लीजिए, वो 23 सीट होता है। यूपी से सटा है बिहार से बीजेपी को नुकसान। मैंने बिहार पे एक अलग सा वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। बिहार में बीजेपी नुकसान में, नुकसान इसलिए नहीं कि सीटें हार रही, सीटें तो वो सारी जीत रही है, नुकसान में इसलिए है कि वो कम सीट पे लड़ रही है। वो पता नहीं क्यों जनता दल यूनाइटेड को उसने कुछ जरूरत से ज्यादा स्पेस दे दिया है। वो ये सोचकर जनता दल के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ गई है कि जेडीयू का जो वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर होता आया है, आगे भी होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो, बट जो सीटें 16 सीटें जेडीयू को मिली है, वो 16 सीटों के हकदार नहीं, क्योंकि वो सारी सीटें बीजेपी की। 14 में जेडीयू ने अकेले लड़के अपना हैसियत बता दिया, वो 2 सीटों की ही पार्टी है। 2 के बाद वो जितनी भी सीटें जीत रही हैं वो बीजेपी की सीटें। इस बार भी बीजेपी को कम से कम 23 से 25 सीटों पर लड़ना चाहिए था बिहार में। जनता दल यूनाइटेड को 10 सीटें भी मिलती तो वो लड़ती, क्योंकि उसके पास कुछ चारा नहीं था। वो महागठबंधन में रहकर जो 2 सीटें अकेले लड़के 14 में उसने पाया था, वो भी उसको नहीं मिलता, अच्छी तरह उसे पता है, बीजेपी भी जानती है। तो पता नहीं क्यों बीजेपी कुछ ज्यादा भाव दे दिया जेडीयू को, उसने 16 सीटें उसे दी और खुद 17 सीटें रखा, जबकि उसे 23 सीटों पर लड़ना चाहिए था। उससे क्या होता है, बीजेपी को 370 में पहुंचने में बिहार बहुत हेल्प करता है, जो कि हो नहीं पा। और बीजेपी ये जो सोच रही है कि जेडीयू के आने से उसे फायदा हो रहा है, ऐसा ना हो कि इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि बिहार के वोटर नाराज है इस बात से कि बार बार पाला बदलने वाले पार्टी के साथ बीजेपी क्यों जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 1-2 सीटों का फायदा बीजेपी सोचकर
जेडीयू को लाई, वो 1-2 सीट जेडीयू हार भी सकती। जेडीयू जो सीट हार सकती है, बीजेपी अगर वहाँ से लड़ती या लड़े तो वो 100% जीतेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो बिहार में बीजेपी को नुकसान है, बिहार में बीजेपी को गेन नहीं हो रहा है। पिछली बार की सीटें जितनी ही सीटें उससे इस बार भी मिल रही हैं, क्योंकि लड़ ही उतना पड़ रही है। बंगाल की कहानी बड़ा अलग है और बंगाल को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी इस बार कमाल करेगी। उसने तो 35 सीटें जीतने का टारगेट रखा है बंगाल में, और जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोग, वो लोग भी 25 से 30 सीटें बीजेपी को मिलते हुए देख रहे हैं। मुझे भी लग रहा है सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारा मैटर हुआ है ना, संदेश खाली हुआ है, नोटों का जखीरा मिला टीएमसी के नेताओं की तरफ से, वो जो राशन घोटाला वो चल रहा है, प्लस बहुत सारा ऐसा घटना है, महुआ मित्रा हो गई, संदेश खाली तो जस्ट अभी ताजा लोगों के जेल में घूम रहा है। तो तृणमूल की सीटें बंगाल में कम होंगी और बीजेपी को ही मिलेगी, क्योंकि तृणमूल के सामने दूसरा कोई पार्टी ऐसा खड़ा नहीं है जो तृणमूल से सीटें जीत कर अपने पास रख सके, तो वो सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी। अभी बीजेपी वहाँ 18 है, मैं 25 सीटें देख रहा हूँ इस बार के इलेक्शन में बंगाल से बीजेपी के लिए, यानी कि 7 सीटों का फायदा। उधर मैंने 22-23 जोड़ा था बाकी के राज्यों में, और सिर्फ 7 सीटें ही मैं जोड़ूंगा बंगाल से, ये लगभग 30 सीट होता है। उड़ीसा की कहानी थोड़ा अलग है। बीजू जनता दल से गठबंधन होते होते रह गया। गठबंधन होता तो बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ती और जीत, लेकिन अब चूंकि गठबंधन वहाँ नहीं हो पाया है, तो बीजेपी लड़ेगी तो सारी सीटों पे, लेकिन जीतने की संभावना जहाँ तक है, अभी शायद 9 सीट है उड़ीसा से, 8 या 9 सीट है, तो मैं ज्यादा वहाँ इंक्रीज होता नहीं देख रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि उड़ीसा में 1 से 2 सीटों का ही फायदा होगा बीजेपी को, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पार्टी है, लोकल बीजू जनता दल है, वो अच्छे से चुनाव लड़ती है और वहाँ उसे बड़ा अच्छा एज है। लोकल एक तो विधानसभा का चुनाव भी साथ में है, तो विधानसभा का चुनाव वो जीतती ही आई है, और लोकसभा के चुनाव में भी लोग उसे अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो मैं उड़ीसा में बहुत उम्मीद से तो नहीं हूँ, बट 1-2 सीटों का बढ़ोतरी मैं उड़ीसा से देख रहा हूँ। अब इधर आप आ जाइए छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बीजेपी की अनुकूल है। पिछली बार क्लीन स्वीप तो नहीं कर पाई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है और 11 सीट इस बार बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राम मंदिर का बड़ा अच्छा इफेक्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट छत्तीसगढ़ में हुआ है। प्लस वहाँ जो लोकल कोई महतारी योजना पीएम मोदी ने चलाया है, राशन योजना का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इस गढ़ में देखने को आ रहा है। और एवं सबसे बड़ा पीएम मोदी की करिश्माई जो शख्सियत है वो छत्तीसगढ़ में इस बार काम कर रही है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर ले। ये सब प्लस वाली सीटें हैं जो बीजेपी को आ रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि महाराष्ट्र का लोकल रीजनल पार्टी टूट चुका है, एक तरह से कहीं है ही नहीं। शिवसेना भी टूट चुका, एनसीपी भी टूट चुका, जो वहाँ की मजबूत पार्टियां रीजनल हुआ करती। दोनों की ज्यादातर 80% सीट जीतने वाले नेता बीजेपी के साथ है, तो स्थितियां वहां की भी बड़ी अनुकूल बीजेपी के लिए बन रही है। बीजेपी इस बार वहां से 31 सीटों पे लड़ रही है। पिछली बार 25 में से 23 जीती थी, इस बार 31 सीटों पे वो लड़ रही है, और 31 सीटों में मैं सभी सीटों पे भी है। तो पिछली बार के 23 सीटों में 8 सीट ज्यादा इस बार बीजेपी को वहां पाने की गुंजाइश है। महाराष्ट्र 8 में से मैं तो 8 बीजेपी को दूंगा, लेकिन अगर 1-2 सीट को छोड़ भी दे तो भी 6 से 7 सीट महाराष्ट्र में बीजेपी गेन कर रही है। कुल मिलाकर अभी तक जो रेशियो निकल के आ रहा है वो करीब 30, 35, 36 सीटें बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है, कम से कम नॉर्थ के राज्यों में, हिंदी पट्टी राज्यों में, जिसमें पूर्व है, उत्तर है और पश्चिम है। गुजरात वगैरह की तो बात ही नहीं करे, वो तो ऑलरेडी क्लीन स्वीप। अभी रहा ये तेलंगाना की स्थिति थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। जो सी वोटर सर्वे वगैरह लोग जो टीवी पे कर रहे हैं, उनके हिसाब से अगर आज के डेट में तेलंगाना में इलेक्शन होता है तो कांग्रेस को करीब 41.2% वोट मिलने का चांस है आज के डेट में, जबकि 2019 में कांग्रेस को 29% के आसपास वोट मिला कांग्रेस को, और बीआरएस को भी लगभग 30% वोट तेलंगाना में मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी का वोट परसेंटेज वहाँ थोड़ा कम है, बीजेपी 21-22% के आसपास में वोट आता दिख रहा है तेलंगाना में। लेकिन चूंकि बीआरएस एक तो पावर में नहीं है, विधानसभा का चुनाव वो हार चुकी है, दूसरा शराब कांड को लेकर जो एक बड़ी नेता के कविता बीआरएस की, वो अभी हिरासत में है। ये सब ड्रॉबैक है बीआरएस का, और ये फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 4 सीटें शायद ऑलरेडी है तेलंगाना से बीजेपी को, 1 से 2 सीटों का फायदा तेलंगाना से हो सकता है बीजेपी को। आई एम नॉट श्योर, बट 1 से 2 सीटों को मैं दांव खेलूंगा। आंध्रा पे आइए, आंध्रा में भी टीडीपी और जनसेवा के साथ जो हाथ मिलाया है बीजेपी ने। आंध्रा की स्थिति बीजेपी खुद से तो बहुत वीक है, नहीं कर सकती, लेकिन हाँ 1-2 सीटों का चांस इसलिए आप लेके चल सकते हैं आंध्रा में, क्योंकि टीडीपी मेन विपक्षी पार्टी है आज के डेट में तेलंगाना में, तो वोट शेयर उसके पास है। तो वोट ट्रांसफर होने की बात, जहाँ पे बीजेपी खड़ा है टीडीपी के साथ, तो टीडीपी का जो वोट है वो ट्रांसफर हो सकता है
बीजेपी को, तो बीजेपी आंध्र में 1 से 2 सीट निकाल सकती है। मेन जो सारा खेल है वो वोट ट्रांसफर पे। टीडीपी अगर अपना वोट ट्रांसफर करा सकती है बीजेपी में, तो बीजेपी 1 से 2 सीटों पे निकल सकती है। मैं बहुत जोर नहीं हूँ, लेकिन आंध्र में 1 से 2 सीट बीजेपी निकाल। कर्नाटक 25 सीटें ऑलरेडी हैं, 3 सीटों में अब उसके साथ वो जेडीएस करके जो लोकल पार्टी है, सेकुलर जनता दल सेकुलर है, तो वो इस बार साथ में है बीजेपी के। तो जो 3 सीटें बच रही हैं कर्नाटक की, जो नहीं जीती थी बीजेपी ने, तो वो सीटें जेडीएस को ट्रांसफर हो सकता है। तो वहाँ बीजेपी गेन करती नहीं दिख रही, क्योंकि इस बार वो गठबंधन में एनडीए के साथ लड़ रही है, तो कुछ सीटें उसे देना पड़ेगा अपने सहयोगी पार्टी को, तो वहाँ गेन करती दिख नहीं रही है। बीजेपी को जो सबसे बड़ा उम्मीद है वो केरल और तमिलनाडु से। केरल में बीजेपी 2 सीटों पे जीतती हुई दिख रही है। केरल की कहानी आप सुनो। केरल में तिरुवनंतपुरम बीजेपी का हॉट सीट है, वो इस बार वहाँ बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। हो सकता है वो जीत भी। शशि थरूर अगेंस्ट में है बीजेपी के वहाँ से, लेकिन इस बार बीजेपी तिरुवनंतपुरम में खाता खोल सकती है। एक और सीट है केरल का, वो पथनामथिट्टा करके केरल का है, वो सीट भी बीजेपी इस बार वहाँ से जीत सकती है, क्योंकि वहाँ हिंदू बहुत ज्यादा है और ईसाई बहुत ज्यादा है। पथनामथिट्टा में करीब 35% क्रिश्चियन है, और जिसमें से बड़ी संख्या में नॉन कैथोलिक है। जी हाँ, जबकि करीब 58% हिंदू है उस सीट पे। और वो सारे वोटर्स का रुझान और इंटरेस्ट इस बार बीजेपी के साथ में। एक तो बीजेपी के साथ वहाँ के लोकल बड़े बड़े लीडर्स जुड़े हैं, दूसरा में जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं वो पिछली बार तक लेफ्ट के साथ यानी मुस्लिम मतदाता के साथ उन्होंने एक ही पार्टी को वोट किया था। इस बार उनका मोहभंग उस मुस्लिम मतदाता के साथ और लेफ्ट की पार्टियों से हुआ है, जो क्रिश्चियन वोटर, और उनका उधर से मोहभंग होने का मतलब है बीजेपी की तरफ आना। तो ये एक बड़ा चांसेस है कि वो पथनामथिट्टा जो है वो केरल से इस बार बीजेपी निकाल सकती है। तो 2 सीटें मैं केरल से बीजेपी को मिलता हुआ देख पा रहा हूँ, बहुत उम्मीद में नहीं, बट 2 सीटें, और ऐसे ही छोटे छोटे पॉकेट्स भरेंगे तो बीजेपी 67 सीटें क्रॉस करेंगे। तो 2 सीटें आप केरल से ली। अब आइए सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु, जहाँ 39 सीटें। तमिलनाडु की जो स्थिति है, वहाँ जैसे भीड़ उमड़ रहा है पीएम के रोड शो में, उनके रैलियों में, और जो लोकल नेता वहाँ से जैसे अन्नामलाई जैसे लोग जो बीजेपी के साथ आए हुए हैं, इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट दिखता है लोकल तमिलनाडु के जो जिलों में। जैसे अन्नामलाई जब हालांकि उन्होंने पैदल यात्रा किया था, बड़ा सपोर्ट मिला था वहाँ के लोगों से, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। सपोर्ट का आलम ये था कि जो स्टालिन सरकार है उसे सोचना पड़ा कि बीजेपी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तमिलनाडु के 7 ऐसे जिले हैं जहाँ बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कौन कौन से हैं वो देखिए। एक रामनाथपुरम है, जो कि शायद इनका क्षेत्र है, अब्दुल कलाम आजाद का वो क्षेत्र है। रामनाथपुरम से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं इस बार तमिलनाडु में। एक तो पीएम मोदी वजह है, दूसरा वहाँ 77% हिंदू है रामनाथपुरम से, और स्टालिन के जो बयानबाजी हुआ इस बीच में वो हिंदुओं को लेकर, इसका एक खराब इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ के लोकल वोटर्स में, खासकर हिंदू वोटर्स में। ये फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा सीट है शिवगंगा में भी बीजेपी अच्छी स्थिति में। मैं नाम लेके बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि इन जिलों से ही बीजेपी गेन कर सकती है। शिवगंगा में भी लगभग 88% हिंदू है। तीसरा मदुरै में भी, वहाँ तो स्टालिन शायद नहीं है, डायरेक्ट स्टालिन से लड़ाई नहीं है, वहाँ सीपीएम का कोई कैंडिडेट था जो पिछली बार जीता था, लेकिन मदुरै भी बीजेपी के लिए एक मोस्ट फेवर्ड सीट हो सकती है। चौथा जगह है थेनी, यहाँ भी हिंदू वोटर्स हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है यहाँ पे। विरुद्धनगर, ये 5वां ऐसा जगह है। छठा कन्याकुमारी तो पौराणिक हिंदू देवी देवताओं की वजह से भी फेमस है। दूसरा क्या है कि ये सीट ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है पीछे। 2014 में बीजेपी ये सीट जीत चुकी थी, 19 में हार गई थी, लेकिन 14 में यहाँ बीजेपी ने एक बार चूंकि जीत लिया है, इसलिए इस सीट को आप बीजेपी के लिए दोबारा आप मान सकते हैं कि ये सीट बीजेपी को मिल सकती है। और 7वां है थुडुकुड़ी मिक्स एरिया है, यहाँ पे हिंदू भी हैं, द्रविड़ लोग भी ज्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग एडवांस होते हैं। ये लोग ऐसे चीज को पसंद करते हैं जो आने वाली चीजों को के प्रति ज्यादा उत्साह रखते हो कि इस चीज को करना है, मतलब वो रूढ़िवादी नहीं। वहाँ के लोग तरक्की पसंद जिसको बोलते हैं आप, डेवलप को पसंद करने वाले वैसे लोग हैं। और यहाँ से आपको कनिमोझी सांसद है जो कि आप जान ही रहे हैं। तो ये 7 सीट तमिलनाडु का ऐसा है, ये 7 पे अगर कमल खिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा। तो 67 सीटों की जो खोज हमने स्टार्ट किया था वो करीब तमिलनाडु पे आकर पूरा होता हुआ दिख रहा है। आधे पूर्व के राज्य, हिंदी पट्टी राज्य जो है, वहाँ से मैंने आपको बताया कि 35-40 सीटें वहाँ से मिलती हुई दिख रही है, बंगाल को लेते हुए। तेलंगाना, आंध्र और केरल में भी बीजेपी गेन कर रही है और बड़ी नजर उसकी तमिलनाडु पर है। अगर 7 से प्लस भी तमिलनाडु में हो जाए बहुत आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन 7 सीटों पर मैं इसलिए भी उम्मीद से, क्योंकि एक तो हिंदू बहुल क्षेत्र है और प्लस एंटी इनकम्बेंसी
जो लोकल स्टालिन सरकार की है वहाँ दिखने लगा है। तो आप मान के चलिए कि 67 सीटों की जो तलाश बीजेपी को इस इलेक्शन के लिए है वो पूरी होगी भी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ होगी भी। तो हालांकि अभी तक ये बातें जो मैंने अभी तक 67 सीटों की बताई है ये अभी तक की स्थिति के हिसाब से है, जबकि अभी मोदी जी का तूफानी रैली बचा हुआ है। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि लास्ट आवर में जब मोदी जी अपना चुनाव प्रचार अभियान पे निकलते हैं तो वोट शेयर भी बढ़ता है, सीटें भी बढ़ती हैं। जो 1-2 सीटों की कमी बेसी इस 67 सीटों के लिए अभी तक जो मैंने बताया उसमें कहीं होगी भी, तो जैसे ही मोदी जी की रैली स्टार्ट होगी आप उसमें 5 से 7 सीट ऑटोमेटिक ऐड कर लीजिए, वो कहीं न कहीं से वो निकाल ही लेंगे जो इस 67 सीटों में ऐड होगा। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा कि बीजेपी सीट कहाँ से लाएगी। तो मैं श्योर हूँ कि बीजेपी 370 निकाल लेगी, पा लेगी इसको। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था मेरा, तो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ही, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं जो बता पा रहा हूँ, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखें। आपको क्या लग रहा है, मेरी बातें आपको कैसी लगी? अगर आपका इसके अलग से कोई ख्याल हो या अलग से कोई आपका विचार हो, कमेंट में सेक्शन में जाकर मुझे बताइए, ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं जो आप लोगों को समझ आए और पसंद आए आसानी से। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।